नमस्ते। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। अग्रे नियति इति नेता, अर्थात नेता वही है जिसमें लोगों को आगे ले चलने की क्षमता। उपयुक्त कथन नेतृत्व क्षमता की बहुत सी ही बेहतर तरीके से व्याख्या करता है। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था को जन जन के बीच पहुंचा दिया था। इसे आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। स्मरण रहे कि यह वही अंध कांग्रेस थी जिसे आम जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था और यह केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। यह गांधी जी के व्यक्तित्व की और नेतृत्व की क्षमता का ही प्रभाव था जिसके बल पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के स्वरूप को परिवर्तित किया बल्कि उसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग ही प्रशस्त किया। गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में एकरूपता का होना, लोगों की भावनाओं की बेहतर समझ का होना। उनके बारे में कहा जाता है, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। अर्थात जिस भी रास्ते पर गांधी जी जो 2 कदम रख देते थे उसी रास्ते पर करोड़ों लोग चल पड़ते थे। किसी संस्था का चित्रण उस नेतृत्व द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, यह हमने उपयुक्त उदाहरणों में भली भांति देखा। दरअसल एक संस्था के भीतर कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं। इन लोगों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है, किंतु इन भिन्न प्रकृति के लोगों को एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने तथा वांछित परिणाम की प्राप्ति में संस्था के नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। यदि संस्था का नेतृत्व प्रभावशाली व्यक्तित्व के हाथ में है तो उस संस्था को बुलंदी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नेतृत्वकर्ता में जो गुण सर्वाधिक जरूरत है वह है भावनात्मक प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक प्रज्ञा के द्वारा न सिर्फ दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है बल्कि अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकता है। अपने इस गुण के कारण नेतृत्वकर्ता संस्था के प्रत्येक सदस्य में सामंजस्य बनाए रखने और सभी को एक सामूहिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में सफल होता है। दुनिया में प्रत्येक महान नेता की सफलता में इस भावनात्मक प्रज्ञा के गुण की अहम भूमिका रही है। नेतृत्व में दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वह है अनुशासन एवं परिश्रम का। किसी संस्था की प्रगति के लिए अनुशासन एवं परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुशासन के संबंध में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का उदाहरण बहुत प्रासंगिक होगा। जो स्टीव जॉब्स अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को कर्मचारी नहीं मानते बल्कि उन्हें अपने सहयोगी मानते थे, किंतु काम के दौरान वे अनुशासन के पक्के थे। जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों से अधिक परिश्रम करके दिखाते थे। वे अपने सहयोगियों से अक्सर कहते थे कि यदि अपने काम का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है तो यह मानकर काम करना होगा कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है, आज एप्पल कहाँ है और यह बात बताने की जरूरत नहीं। सफलता में परिश्रम की भूमिका होती है देखनी है तो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन को देखें। एडिसन ने अमेरिका वासियों को वादा किया कि वे जल्दी विद्युत बल्ब का आविष्कार करेंगे और सारी दुनिया में अंधकार मिटा देंगे। एडिसन को 1000 प्रयोगों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो उनकी महिला मित्र ने उन्हें इस कार्य को छोड़ देने की सलाह दी। इस सलाह पर एडिसन ने उत्तर दिया कि यह आप क्या कह रही हैं कि मैं सफलता की काफ़ी नज़दीक हूँ, क्योंकि मैंने उन 1000 रास्तों का पता लगा लिया है जहाँ से सफलता नहीं मिलनी है। अंततः करीबन 1200 प्रयासों के पश्चात एडिसन को सफलता मिल गई। आगे थॉमस अल्वा एडिसन ने वैज्ञानिकों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित और नेतृत्व प्रदान किया एवं विश्व को महत्वपूर्ण आविष्कारों की सौगात दी। नेतृत्वकर्ता में सच्चाई का गुण होना चाहिए, तभी किसी संस्था के भीतर अविश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार सामंजस्य में किसी भी संस्था की विश्वसनीयता इसी सच्चाई के गुण से निर्धारित होती है। इस संबंध में कुमार मनोज की ये 2 पंक्तियाँ बड़ी प्रासंगिक है। लहू में हरकतें मुँह में जबान डालेंगे, जो सच्चे लोग हैं मुर्दों में जान डालेंगे। इसी प्रकार किसी संस्था के समस्त कर्म सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा संस्था के द्वारा निर्धारित सामूहिक लक्ष्य की ओर सभी को प्रेरित करने के लिए नेतृत्वकर्ता में समानता की भावना का होना जरूरी है। सभी सदस्यों के साथ बिना किसी पक्षपात के समानता के व्यवहार किया जा सके। समानता के संबंध में जॉर्ज मैसन का कथन बड़ा प्रासंगिक है। दुनिया में सभी समान रूप से आते हैं और समान रूप में ही वापस लौटते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेतृत्वकर्ता में साहस और परेशानियों के साथ समक्ष न झुकने का गुण अनिवार्य होता है। देश भी एक प्रकार की संस्था ही है। देश की सुरक्षा में संबंध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साहस की अद्भुत मिसाल पेश की। बात सन 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि भारत को पराजित कर हम आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। इस पर शास्त्री जी बोले, पाकिस्तानी हुक्मरान कहते हैं कि वे आज का डिनर दिल्ली में करेंगे। हमने सोचा कि हम खुद ही लाहौर पहुँचे उनका इस्तकबाल कर लेते हैं, पर शास्त्री जी ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया तथा दूसरा मोर्चा
खोलकर वो भारतीयों को देश सेना को आदेश दिया कि लाहौर को कब्जे में ले लिया जाए। साहस के साथ साथ परेशानियों के समक्ष न झुकने का गुण भी नेतृत्वकर्ता के लिए जरूरी होता है। इन संबंध में स्वामी विवेकानंद का उदाहरण बड़ा प्रासंगिक होगा। स्वामी विवेकानंद एक बार बनारस गए, जहाँ एक गली से गुजरते समय बंदरों के झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे डरकर भागने लगे, किंतु इसी समय एक महिला ने आवाज़ दी कि बंदरों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद पलटे और अपनी लाठी उठाकर बंदरों की ओर तेजी से बढ़े। ऐसा देख करते ही सारे बंदर भाग खड़े हुए। इस उदाहरण के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में प्रतिदिन कई प्रकार की समस्याएं बंदरों की तरह आती है, किंतु यदि उनका साहसपूर्वक सामना किया जाए तो कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती। उनका कहना था, परेशानियों का हल उनसे भागने में नहीं बल्कि साहसपूर्वक उनका सामना करने से निकलता है। इस प्रकार किसी संस्था को प्रगति की नई ऊंचाई तक ले जाने में नेतृत्वकर्ता को में मजबूत चरित्र बल का होना अनिवार्य है। एक सशक्त चरित्र वाला व्यक्ति दुनिया को ही बदल डालने की ताकत रखता है। सशक्त चरित्र वाले के संबंध में गांधी जी का उदाहरण महत्वपूर्ण होगा। गांधी जी न तो एक अच्छे वक्ता थे और न ही उनके पास एक आकर्षक शरीर था, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रभाव स्थापित किया जो उनकी मृत्यु के 68 सालों के बाद भी यथावत है। संभवतः यह उनके चरित्र बल की ही उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। नेतृत्वकर्ता को कभी उपलब्धियों का श्रेय अकेले नहीं लेना चाहिए। यदि नेतृत्वकर्ता में यह गुण है तो संस्था को शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पर जब SLV की प्रथम उड़ान असफल रही तो इसरो के तत्कालीन चेयरमैन सतीश धवन ने असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, किंतु जब अगले ही प्रयास में SLV की उड़ान सफल रही तो उन्होंने सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम को दिया। लेकिन किसी संस्था के लिए निरंतर उपलब्धियों को प्राप्त करना जरूरी नहीं होता। इसके लिए नेतृत्व में ईमानदारी के साथ साथ नवोन्मेष का गुण होना जरूरी है। ईमानदारी के संबंध में सर M विश्वेश्वरैया का उदाहरण प्रासंगिक होगा। सर M विश्वेश्वरैया जब मशहूर राज्य के दीवान थे तो उस समय उन्होंने व्यक्तिगत ईमानदारी की मिसाल पेश की। वे कभी भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करते थे। एक दिन जब वे अपना इस्तीफा देने गए तो उन्होंने सरकारी वाहन का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय तक वे पद पे थे, किंतु जब इस्तीफा देकर वापस लौटे तो उन्होंने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया। इस प्रकार संस्था के विकास में नवोन्मेषकारी नेतृत्व की प्रभावी भूमिका होती है, क्योंकि तीव्र परिवर्तन के इस पूंजीवादी युग में यदि कोई संस्था समय के हिसाब में से स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाती तो बाजार की इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती है। यदि संस्था के नेतृत्व में नवोन्मेष के प्रति लगाव है तो संस्था बाजार की मांग के अनुरूप स्वयं को समय पर परिवर्तित कर लेती है। नवोन्मेषकारी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि संस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नवोन्मेष के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नवोन्मेष के संबंध में चीन के प्रधानमंत्री ली केकिंगयांग का एक शानदार कथन है, परिवर्तन नवोन्मेष का वाहक है और नवोन्मेष उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ सिक्के के दूसरे पहलू पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि जब किसी संस्था के नेतृत्वकर्ता में सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, सशक्त चरित्र बल आदि गुणों का अभाव होता है तो वह संस्था निरंतर पतन के कगार की ओर खिसकती चली जाती है। हमारे समक्ष ऐसे कई उदाहरण हैं जो दूसरे पहलुओं की विस्तृत व्याख्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर सत्यम टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी प्रमुख B रामलिंगा राजू ने कंपनी के वास्तविक घाटे को पीछे बिछाकर लगातार लाभ की स्थिति प्रदर्शित की, किंतु जब वास्तविकता सामने आई तो सत्यम को विघटित होने से रोका नहीं जा सका। खराब नेतृत्व के चलते गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार का उदाहरण हमें सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय के संबंध में देखने को मिलता है। ज्ञात तत्व है कि सहारा इंडिया ने अपनी दो अनुशंसित रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से लोगों से धन इकट्ठा किया, किंतु उन्हें समय पर प्रतिफल नहीं दिया। इस पर लोगों ने कंपनी पर केस किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया से लोगों के पैसे वापस करने को कहा गया, किंतु सहारा इंडिया ऐसा करने में असफल रहा। इस प्रकरण के चलते सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को सजा भी भुगतनी पड़ी। वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी और अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के असफल होने का प्रमाण थी। लेहमैन ब्रदर्स जैसे अमेरिका के नामी गिरामी बैंक धराशायी हो गए। इन बैंकों के दिवालिया होने के पीछे इनके नेतृत्व की भूमिका थी, क्योंकि इन नेतृत्वकर्ताओं ने लोगों को ऋण देने की समुचित प्रणाली स्थापित नहीं की, जिसके कारण उन दागी लोगों को भी कर्ज दिया गया जिनका रिकॉर्ड सही नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है एक संस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में उनके नेतृत्व की भूमिका होती है। यदि नेतृत्व में भावनात्मक प्रज्ञता, अनुशासन, परिश्रम, सच्चाई, साहस, परेशानी के समक्ष न झुकने से सशक्त चरित्र बल, उपलब्धियों का श्रेय स्वयं न लेने, ईमानदारी तथा नवोन्मेष के गुण मौजूद हो तो संस्था को श्रेष्ठता के नए मुकाम तक पहुंचाने में
कोई भी बाधा नहीं आ सकती। इसी प्रकार यदि संस्था के नेतृत्व में उपयुक्त सकारात्मक गुणों का अभाव है तो संस्था को गर्त में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।